आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको यार एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और क्लास 6 की एनसीईआरटी से सभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 6 की, और मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लूँगा, ठीक है। तो बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, और चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। और हाँ, मैं इसमें जो चीज़ें बताऊंगा ना वो मैं फ़िल्टर करके बताऊंगा। फ़िल्टर करके कहने का मतलब जो सिर्फ बेस तैयार करने के लिए होगा, सिर्फ मैं वही समझाऊंगा और बाकी चीज़ें इग्नोर कर दूंगा जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लिखा होता है इसमें। तो क्योंकि 6 क्लास की किताब है तो समझ सकते हो लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसका जो पहला पैराग्राफ है वो उसको तुम बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरा काट दो, किसी मतलब का नहीं है। सेकंड पैराग्राफ पे आओगे तो तो मिलेगा कि जो फुल मून होता है वो मंथ में एक ही बार निकलता है और उसको पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। और फोर्ट नाइट के बाद, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते का दिन, यानी कि 2 हफ्ते का पीरियड। उसके 2 हफ्ते के बाद वो तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता और उसको कहते हैं न्यू मून, और हिंदी में कहते हैं अमावस्या, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओगे तो इसमें आएगा सन, मून और जितने भी बड़े बड़े शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैस से बने होते हैं उनको स्टार्स कहा जाता है, और सन एक स्टार है, ठीक। अब बहुत सारे स्टार मिल करके एक अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, एक अलग डिज़ाइन फॉर्म करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, जिसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं तारामंडल। अब बुक में दिया है कि उर्सा मेजर जो है, जिसको बिग बियर भी बोलते हैं, वो एक बहुत ही फेमस और बहुत जाना माना जो है कॉन्स्टिलेशन है, और इसको जो है बहुत रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। और एक और है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो 7 तारों का एक समूह रहता है, और वो जो है वो उर्सा मेजर का, बिग बियर का एक पार्ट है, कह सकते हो वो उसका टेल है। रात के टाइम पे हम लोग जो डायरेक्शन होता है वो पोल स्टार की मदद से जो है हम लोग उसको देखते हैं। पोल स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, ठीक है, कि जहाँ पर पोल स्टार है दैट मीन्स कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। अब पोल स्टार को डिटरमाइन करने के लिए, पोल स्टार को पता करने के लिए क्या किया जाता है कि जो सप्तऋषि तारामंडल होता है उसी में से 2 तारे को चुनते हैं, और उस वही जिस डायरेक्शन में शो करता है उसी डायरेक्शन में पोल स्टार होता है, ठीक है। अब मैं आपको इमेज लगा दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो इसमें बस इतना ही था। अगले पैराग्राफ में देखेंगे तो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसके पास कोई हीट नहीं होती या जो गैस से नहीं बने होते हैं उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको प्लेनिशिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। अब वांडरर्स का मतलब होता है ट्रैवल करने वाले, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको वांडरर्स बोला जाता है। गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा। अब अगली हेडिंग पे आते हैं जो कि है द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम की मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन आपके लिए स्क्रीन पे ले आऊँगा जिसको आप नॉर्मली याद कर सकते हो अगर कभी कोई पूछ ले तो, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे आपको जो है सोलर सिस्टम का एक इमेज मिलेगा जिसमें आपको जो स्पिनिंग ऑर्बिट डेज और स्पिन ऑन एक्सिस डेज है, ये सारी चीज़ें इसको आपको लर्न करना होगा, ठीक है। और सन से लेकर के जो दूरी है अलग अलग प्लैनेट्स की वो भी आपको याद करने होंगे, तो वो मैं अलग से भी दिखा दूंगा, और आपके पास इमेज भी है तो आप उसमें से याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। द सन, अगला हेडिंग है द सन, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ बता दे रहे हैं, अब मैं आपको एक पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ पूरे पैराग्राफ में कीवर्ड्स, जैसे कि पहले लाइन में सेंटर, दूसरे में हॉट, ठीक है, तीसरे में पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स, ठीक है, चौथे में सोर्स ऑफ हीट, और लास्ट तुम्हारा 150 किलोमीटर अवे। अब ये इन सब चीज़ वर्ड्स से तुमको समझ में आ जाएगा कि पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। सेंटर का मतलब भाई बीच में है, ठीक है। हॉट मतलब भाई गर्म है। पुलिंग फोर्स मतलब ये जो है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को जो है बांध के रखता है, ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ हीट और लाइट है, और अर्थ से इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। बस सीधी सी बात है, कायदे से समझ गए। अगला हेडिंग है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में कुछ खास है नहीं, तुमको पता है 8 प्लैनेट होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये सब हटा दो। लास्ट में आओगे तो यहाँ पर मिलेगा कि प्लूटो को प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन 2006 के अगस्त से पहले, 2006 अगस्त में क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जिसमें प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था, उससे प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब देखो ये चीज़ बुक में नहीं दी है लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं कि ऐसा एक्चुअली क्या हुआ था। जब साइंटिस्ट जो है सोलर सिस्टम की एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि भई इसमें क्या क्या है, तो उन्हें ये पता चला कि नेपच्यून के बाहर का जो एरिया है उसको कूपर बेल्ट बोलते हैं,
ठीक है। और इसमें जो है सोलर सिस्टम की जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, बची कुची चीज़ें होती है, वो होती हैं। तो वहाँ पर भी उनको कई सारे प्लूटो जैसे ही प्लैनेट्स मिले, तो उनको लगा कि यार दैट मीन्स सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं। तो उन लोगों ने एक नई कैटेगरी निकाली कि ड्वार्फ प्लैनेट होगा। ठीक है। और इसका मतलब ये कि जो साइज़ में बहुत छोटा है और उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो उसका खुद का नहीं, मतलब खुद का है, लेकिन उसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पाथ से टच हो रहा है। ठीक है। अब प्लूटो ऑर्बिटल पाथ जो है वो नेपच्यून से टच होता है और वो साइज़ में भी बहुत कम है, प्लस इसका जो ऑर्बिटल पाथ है वो थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, वो एक तरफ से टिल्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गई तो इसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया कि भैया ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है बस। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है द अर्थ। अब ये क्या है, थर्ड नियरेस्ट है और फिफ्थ लार्जेस्ट है, ये दो चीज़ें याद रखना, और शेप में जॉइड है, बस इतनी सी चीज़, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है द मून। अब इसका जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है अर्थ का, और इसका जो डिस्टेंस होती है अर्थ से वो 3,84,400 किलोमीटर होती है। ठीक है। अर्थ का एक रोटेशन ये जो है 27 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और अपना स्पिन भी ये 27 दिन में ही कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हम लोग मून का सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ठीक है। अब एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी जान लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पहले शख्स थे जिन्होंने जो है मून पे कदम रखा था, और वो रखा था 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। जब मैंने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट एक पढ़ा तो मेरे दिमाग में और भी चीज़ें आई कि यार चलो और सर्च करते हैं। तो देखो यार, इसका जो प्लेन जिस रॉकेट में ट्रेवल किए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका नाम था अपोलो 11, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना, जो निक नेम है अपोलो 11 रॉकेट का वो है ईगल। ठीक है। और उस वक्त के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक। अब देखो, मैंने ये भी सर्च किया कि यार पहला इंडियन कौन था जिसने चांद पे पहला कदम रखा था। तो देखो यार, इसका मुझे आंसर मिला राकेश शर्मा, और कई लोग यही जानते होंगे, बट एक्चुअली में ये गलत है। ठीक है। वो पहले शख्स नहीं थे, पहला शख्स इंडिया से कोई भी नहीं है, इंडिया से अभी तक किसी ने भी चांद पर पहला कदम नहीं रखा है। और राकेश शर्मा वो पहले शख्स थे जो स्पेस में ट्रेवल किए थे, और उन्होंने जो ट्रेवल किया था वो किया था, रॉकेट का नाम था सोयूज T11, 3 अप्रैल 1984 को। और ये जो पूरा ऑपरेशन था ये इंडियो रशियन मतलब साथ में, रशिया के साथ में ये ऑपरेशन किया गया था। और ये जो ट्रेवल किए थे ये सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन तक गए थे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पहला ह्यूमन था जिसने स्पेस में ट्रेवल किया था, वो था यूरी गागरिन, 12 अप्रैल 1961 को। ठीक है। अब इसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से 3-4 चीज़ें और पता चल गई। तो चलो अब आगे देखते हैं। अगला पेज देखोगे तो उसमें रहेगा एस्टेरॉयड और मीटियोराइट्स। देखो मैं तुम्हें इसको अलग से समझा दे रहा हूँ। ठीक है। देखो, एक होता है मीटियोरॉयड, एक होता है एस्टेरॉयड, एक होता है मीटियोर, एक होता है मीटियोराइट, और एक होता है कॉमेट। अब मैं ये सारी चीज़ें एक बार कायदे से बता देता हूँ, अब बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो देखो यार, एस्टेरॉयड जो है वो बस एक बड़ा पत्थर होता है। ठीक है। मीटियोरॉयड छोटा पत्थर होता है। मीटियोर क्या होता है, जब ये मीटियोरॉयड से ही मीटियोर रहता है, होता ये है कि जो छोटा पत्थर होता है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाता है, जल जाता है, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता, तो वो हो जाता है मीटियोर। इसको तुम हिंदी में टूटता तारा तारा भी बोलते हो। ठीक है। और एक और होता है मीटियोराइट, ये जो है अर्थ तक पहुंच जाता है। पांचवा है तुम्हारा जो नाम है वो है कॉमेट। ये पत्थर नहीं होता, ये आइसी और डस्टी होता है। ठीक है। इसका एक टेल होता है और ये कभी कभार सन को जो है ऑर्बिट करता है। तो ये पांचों चीज़ें हैं। अब मैंने कायदे से बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इमेज भी लगा दूंगा, कायदे से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो इस लास्ट पेज में इतना ही था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, तो चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। देखो, ग्लोब जो है वो कुछ नहीं है, बस एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, बस पहले पेज पे इतना ही है, पहले पैराग्राफ में और कुछ नहीं लिखा, मतलब भर का इतना ही चीज़ है। ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं उसका इस्तेमाल लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए होता है, या किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए होता है कि अर्थ पर ये कहाँ पर है। ठीक है। अब देखो, जो इक्वेटर होता है, जो बीच में से लाइन गुजरती है, वो पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पर जो पैरेलल्स होती है, जो इक्वेटर के पैरेलल जितनी लाइनें हैं उन सबको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा गया है। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला गया है, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वो साउथ पोल है।
बस इसके बाद का पूरा पैराग्राफ काट दो। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पहला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर होता है 23.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और तुम्हारा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये इमेज में भी देख सकते हो, ये इमेज में भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखो इसमें सबसे पहले बताया गया है टॉरिड जोन के बारे में। टॉरिड जोन क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जितना एरिया है उसको टॉरिड जोन बोला गया है, क्योंकि ये गर्म रहता है। और मिड डे जो सन रहता है, मिड डे सन का मतलब 12 बजे का, ठीक है। 12 बजे का जो सूरज रहता है वो एग्जैक्टली बहुत एकदम टॉप पे रहता है, ऊपर रहता है। मतलब कहने का मतलब कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है। अब जब डायरेक्ट पड़ती है तो इस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखोगे तो वो टेम्परेट जोन के बारे में बोला है। टेम्परेट जोन जो है वो, अगर आप पेज वापस पलटेंगे तो आपको जो एरिया रेड कलर का है, आपको फिगर 2.3 में जो एरिया रेड कलर का है वो एक्चुअली टेम्परेट जोन होता है। आर्कटिक सर्कल से कैंसर के बीच में और कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये पूरा एरिया टेम्परेट जोन होता है। इसमें जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो थोड़ा सा स्लैंट यानी कि एक एंगल पे पड़ती है, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता और मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में फ्रिजिड जोन, वही आपका जो सबसे ठंडा ऊपर वाला एरिया, आर्कटिक सर्कल से ऊपर और एंटार्कटिक सर्कल से नीचे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रिजिड जोन, ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? वही लंबी लंबी लाइनें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को टच करती हैं, ठीक है। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड की हर डिग्री जो है वो मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है, जो ग्रीनविच में है, उसको प्राइम मेरिडियन बोला गया है, ठीक है। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, वो सेम लाइन होती है। बस इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं, अगर पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका पूरा बेमतलब का है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। अब देखो यार, ये जो हेडिंग है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया है कि जो अर्थ का मूवमेंट है वही इंपॉर्टेंट है टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जब प्राइम मेरिडियन पे जो है सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, यानी कि एकदम पीक पे सबसे ऊपर, यानी कि 12 बजे के टाइम पीरियड पे, तो उसको जो है मिड डे कहा गया है, नून कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला गया है कि जब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो भी प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट साइड हैं वो जो है समय में आगे रहते हैं उनके मुकाबले जो वेस्ट साइड है, ठीक है, क्योंकि भाई उससे उसी तरह से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो टाइम का डिफरेंस है ना, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि भैया कहाँ पर कितना टाइम पीरियड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट करता है, और 360 डिग्री कितनी देर में रोटेट करता है? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना रोटेट किया? 15 डिग्री। 15 डिग्री जब रोटेट किया तो इसका मतलब कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रही हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट में 1 घंटा आगे हो रहा होगा, यानी कि 1 बज रही होगी। और ग्रीनविच के 15 डिग्री वेस्ट में 11 बज रही होंगी। तो बस यही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो यार, स्टैंडर्ड टाइम होने की क्या ज़रूरत पड़ी कि यार क्यों रखा जाए? सबसे पहली चीज़ तो टाइम टेबल बनाने के लिए, ट्रेन्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तुम लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस देखोगे इंडिया का कि भैया जो सबसे इंडिया का दोनों किनारा है वो कितने कितने डिग्री पे है, तो 68 डिग्री ईस्ट दिया है, 97 डिग्री ईस्ट दिया है, यानी कि 29 डिग्री का डिफरेंस। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो यानी कि जब 29 डिग्रीज का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हो गया दोनों पॉइंट में, है ना। तो हमें कोई एक मेरिडियन चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन चाहिए, ताकि हम अपना टाइम डिसाइड कर सकें। तो उसी के लिए इसको बनाया गया। तो उस चीज़ के लिए चुना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन को 82.5 डिग्री ईस्ट को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो बता देना, इसीलिए इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। अब ये जो है चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है। आगे वाले हिस्से में कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है, बस 2 जगहों के बीच में डिफरेंस दिया है, ठीक है। यही चीज़ को समझाने के लिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ, यही दिया है। अब देखो ये भी एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, देख लेते हैं। रोटेशन है, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना, रोटेशन मतलब एक जगह खड़े रह करके घूमना, बस।
अब एक्सेस ऑफ द अर्थ, अब देखो, तो अब देखो यार, जो अर्थ का एक्सेस होता है वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। फिगर बना हुआ है, फिगर 3.1 उसमें देख सकते हो। ठीक है, स्फेरिकल शेप होने की वजह से आधे हिस्से को सूरज की रोशनी मिलती है, आधे हिस्से को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आधे हिस्से में दिन रहता है, आधे हिस्से में रात रहती है। दोनों में जो डिफरेंस रहता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो पीरियड ऑफ रोटेशन होता है उसको अर्थ डे कहते हैं। ठीक, अब अगला पैराग्राफ फर्जी है, उसको काट दो। दूसरा पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ पे, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 365.25, यानी कि 365 और एक चौथाई दिन। ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन शॉर्ट में 365 ही बोला जाता है। 6 डिग्री 6 घंटा हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी चीज़ को बाद में जोड़ करके फरवरी के दिन में ऐड कर दिया जाता है, जिसको लीप ईयर कहा जाता है, जिसमें साल में थे 366 दिन होता है। इतना तो पता ही होगा यार। ठीक है, अब जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा लॉन्गेटेड होता है, लंबा होता है। ठीक है, और जो पूरा साल होता है पृथ्वी का, उसको 4 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, अब ये सभी जो डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर, अगले पेज पे जाओगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, जो 21 जून होता है, एक 21 जून, उसमें जो है, जो अर्थ की एक्सेस होता है, नॉर्थ पोल होता है, वो जो है सन की तरफ इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन मतलब थोड़ा सा झुका रहता है। ठीक है, अब झुकने की वजह से क्या होता है कि जो आर्कटिक सर्कल होता है उसमें सन की कंटिन्यूस रेस पड़ती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर 6 महीने लगातार डे लाइट रहती है। ठीक है, वहाँ रात नहीं होती। ठीक है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको लगातार सूरज की रोशनी मिलती रहती है, जिसकी वजह से इस हिस्से में गर्मी रहती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होता है। ठीक है, और ये सारी ही कंडीशंस जो है रिवर्स्ड होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर तुम पलट के देखना चाहो तो डायग्राम में देख सकते हो, कायदे से समझ में आ जाएगा। और इसी को समर सोल्स्टिस कहा जाता है। और इस टाइम पर जो सन की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो डायरेक्ट रेज जो है वो रिसीव करती है, सन की सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। और साउथ पोल में जो है वो जो है थोड़ा सा उसका झुकाव रहता है सूरज की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त जो है गर्मी रहती है। और ये सारी कंडीशंस रिवर्स्ड रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से हमें उस वक्त ठंडी लगती है। ठीक है, इसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। और ये भी लिखा हुआ है इसमें कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें क्रिसमस के टाइम पे गर्मी रहती है। अच्छा चलो ठीक है, जान के अच्छा लगा। अब 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें क्या है, डायरेक्ट रेस जो है वो इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, और इस टाइम पे कोई भी पोल जो है वो सूरज की तरफ नहीं झुके होते। ठीक है, और इस वजह से इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है, क्योंकि पूरे अर्थ पे एक इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स, एक नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, 23 सितंबर जो है वो ऑटम सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और ऑपोजिट रहता है 21 मार्च को। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है मैप्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये तुम समझ सकते हो कि क्या बताएगा। फिज़िकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। फिज़िकल मैप में रिलीफ पता चलती है, पॉलिटिकल मैप में बाउंड्री खींची रहती है, थीमेटिक मैप में किसी एक चीज़, किसी स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को लेकर के बनाया जाता है, जैसे कि रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है या फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा होते हैं, ये सब। डिस्टेंस को लेकर के बात की गई है कि भैया जो पेपर में बना देते हैं वो छोटा डिस्टेंस रहता है, सेंटीमीटर्स को किलोमीटर्स में एक मेजर करके जो है एक रेशियो बना करके उसको बनाते हैं। एक लाइन है इसमें, ये ज़रा पढ़ लो, थोड़ा सा काम आएगी। 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 5 किलोमीटर, उसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। और अगर 5 सेंटीमीटर 500 मीटर बताता है उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको कायदे से देख लेना, अपने से पढ़ लेना, समझ जाओगे। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें तो मैप में जो है ऊपर एक एन लिखा रहता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको डिनोट करता है, और इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक, अब इसके अलावा इसमें इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्केच का इस्तेमाल किया जाता है, प्लान का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें यार समझाने लायक कुछ है नहीं, तो उसमें बताया क्या। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर 5। ये बढ़िया चैप्टर है, अब इसको देखते हैं। अब इस चैप्टर में आएंगे तो पहला पैराग्राफ में दिया है कि भैया अर्थ पे जो है लैंड है, वाटर है, एयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन है। ठीक है, जो सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो गैशियस लेयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं,
जो वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं और तीनों को मिला के बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर के बारे में एक चीज़ ध्यान देना, बायोस्फीयर में तीनों ही चीज़ें होती है प्लस जीवन भी होता है, ठीक है, लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर में लाइफ होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, लिथोस्फीयर कंप्राइजेस रॉक्स लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स, देखो थिन लेयर, इसमें पत्थर होते हैं, एक थिन लेयर होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है, रॉक है, ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सके, ऑर्गेनिज्म जी सके, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर ज़मीन है और ओशन बेसिन यानी कि जहाँ पानी है, ठीक। अब ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओगे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर लंबा है, ठीक है, ऊंचाई पे है सी लेवल के, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11,022 मीटर है मरियाना ट्रेंच में, जो कि पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्टिनेंट्स, इसको ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देखो टोटल कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। एक एक करके सबकी बात करते हैं, इसमें भी यही बोला है। एशिया जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो लैंड एरिया का, पूरे अर्थ के लैंड एरिया का 1/3 है, ठीक है। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये, ठीक है, और यूरोप से उरल माउंटेन्स द्वारा ये सेपरेटेड है, उरल माउंटेन्स, मैप में मैप लगा दूंगा, आप देख लेना। अगला है यूरोप, ये जो है वेस्ट एशिया के वेस्ट में है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल इसके थ्रू होकर के गुजरता है, एशिया से छोटा है, बस लुक एट द मैप, नहीं बेटा वेब बेकार है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट, अच्छा अफ्रीका, हाँ ये अफ्रीका जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, और इसमें एक अच्छी, इसकी एक खास बात यह है कि इसमें इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न तीनों के तीनों ही होकर के गुजरते हैं, ठीक है। मैप में देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं लगा दूंगा, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा और हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में पाया जाता है, और नाइल नदी भी अफ्रीका से होकर के गुजरती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अब नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका से एक बहुत पतली ज़मीन से होकर के जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियंस, रैंद नहीं करना। साउथ अमेरिका, अब देखो साउथ अमेरिका, एक बात बताना बोलूँगा, जो हमारा इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न की ईस्टर्न, बताना, कमेंट करके बताना, समझ में आया, कमेंट करके, ठीक है। अब अगला है साउथ अमेरिका, ये जो है, एक मिनट, ये ज़्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। एंडस जो कि दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है वो यहाँ पर है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़ॉन वो भी यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरह से सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय ओशियंस, ओशन से घिरा हुआ है, और इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। और अंटार्कटिका, ये तो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ पोल लाई करता है इसके सेंटर में, थिक आइस शीट से घिरा हुआ है, और इंडिया का रिसर्च स्टेशन भी है यहाँ पर जिसका एक नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दैट्स इट। अगला हेडिंग है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो 71% अर्थ का जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, बाकी 29% लैंड है। वाटर अपने पूरे, ठीक है, नहीं हटाओ, ठीक है, बेकार। 97% वाटर ओशियंस के रूप में है, जो कि बहुत ज़्यादा साल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, ठीक है, और बाकी बहुत कम हिस्सा फ्रेश वाटर है जो कि पीने या इस्तेमाल करने के लायक है, ठीक है। अगला हेडिंग है ओशियंस, ओशियंस की बात करें, तो ओशंस हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द ओशंस दिया है जिसमें होता है वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स। 5 बड़े ओशंस हैं जिसमें है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। ये अपने साइज़ के ऑर्डर में है तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये याद करने लायक चीज़ है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ओशियन है। मरियाना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो इसी में है, और शेप में जो है वो गोल आकार में है, ठीक है। और इसको चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अगला है अटलांटिक ओशियन, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, एस के शेप में है, ठीक है। वेस्टर्न साइड से ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है, और ईस्टर्न साइड से यूरोप और अफ्रीका से, ठीक है। और इसका जो कोस्ट लाइन है वो जो है हाईली इंडेंटेड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से यहाँ पर हार्बर्स यानी बंदरगाह बने हुए हैं, और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बिजी ओशियन है, ठीक है।
अगला है इंडियन ओशियन, जिसको जो एक लौता ऐसा ओशियन है जिसको किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, हमारे भारत के नाम पे भाई साहब, ठीक है। अब शेप ऑफ द ओशियन ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। और ये जो है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, ठीक है। अब अगला है सदर्न ओशियन, जो कि एंटार्क्टिका को पूरी तरह से घेर के रखा है और तकरीबन तकरीबन साउथ लैटिट्यूड 60 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है। फिर आता है आर्कटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ पोल को घेरा हुआ है, ठीक है। और ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है बहुत ही पतले रास्ते से, जिसको बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब अगला हेडिंग है एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो टोटल के टोटल 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ये टोटल 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब देखो, जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें से नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन वो 21% है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो हाइट के हिसाब से बदलती रहती है। सी लेवल पर ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो कम होती जाती है, ठीक। जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स को ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत होती है ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि डेंसिटी कम होती है। अब इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट दिया है, ज़्यादा और कुछ दिया नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो पॉज करके, लेकिन आगे चलते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, ये वही चीज़ है बस जहाँ पर जीवन है, ठीक है। ये बस एक कांटेक्ट होता है, मतलब तीनों जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का एक कनेक्शन है, तीनों का जोड़ है, ठीक है। और इन तीनों के मिलने से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं है। इसको अगर अपने से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मैंने समझा ही दिया, क्या ही दिक्कत है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, 6th चैप्टर। लास्ट चैप्टर में एक तो छोटा सा फैक्ट है जो कि छूट गया, उसको एक बार देख लो। एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के हैं, वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। और ये हुआ था 29 मई 1953 को। फिर जनको तबाय, जो कि जापान की हैं, वो एक महिला है और उन्होंने भी इसकी चढ़ाई की थी 16 मई 1975 को। और हमारे भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने इसकी चढ़ाई की थी वो हैं बचेंद्री पाल, जो कि की थी 23 मई 1984 को, ठीक है। अब 6th चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जो कि मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो देखो यार, हमारे अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो चेंज होता रहता है दो कारणों की वजह से। पहला इंटरनल प्रोसेस, जैसे कि अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग, और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे कि वियरिंग डाउन, रीबिल्डिंग, वियरिंग अवे, इरोजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रीबिल्ट होता है डिपोजिशन से, ठीक है। अब देखो, इसी वजह से इसमें माउंटेन्स और प्लेट्यूज वगैरह बन जाते हैं। पहला हेडिंग है माउंटेन्स। माउंटेन्स यही होता है कि बस ज़मीन जो है एक नेचुरल एलिवेशन, यानी ज़मीन उठ जाती है बीच में से। अब एक्चुअली में ये होता क्या है कि जैसे अगर आप कभी इंडिया का फॉर्मेशन के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो प्लेट्यू वाला रीजन है, मतलब ये जो पूरा नीचे का वी वाला एरिया है, ये पूरा एरिया आया था बहुत पहले समुंदर के मतलब एक दूसरे पार्ट से टूट करके गुजर रहा था, मतलब गुजर क्या रहा था, तैर रहा था पानी में, ठीक है। तो ऐसे होते होते क्या हुआ कि ये जब दूसरे एरिया से टकराया, दूसरी ज़मीन से टकराया, तो टकराने की वजह से इसकी ज़मीन उठती चली गई और जो वो उठी है उसी वजह से हिमालय के माउंटेन रेंजेस बने हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हम आपको इमेज लगा देंगे, बट एक्चुअली में जो माउंटेन्स होते हैं वो इसी तरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। और हिमालय को एक्चुअली में बहुत यंगेस्ट, मतलब माउंटेन के नाम पे, माउंटेन के मामले में बहुत यंग माउंटेन रेंज कहा जाता है। अभी भी बन रहा है वो, उसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो माउंटेन अभी भी बढ़ रहा है, मतलब अभी भी उसका जो पीक है वो बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। माउंटेन्स अगर एक लाइन में है तो उसको माउंटेन रेंजेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एशिया में हिमालय है, यूरोप में अल्प्स है और साउथ अमेरिका में एंडस है, ठीक है। अब 3 तरीके के माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि 3 तरीके के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड माउंटेन बस जैसे मैं माउंटेन बोलता हूँ तो आपके दिमाग में जो एक पहाड़ की प्रकृति बन जाती है, बस वही फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन ये होता है कि उसमें जो है ज़मीन आधे कट के जो है ऊपर नीचे बन जाते हैं, ठीक है। इमेज दी हुई है, आप देख सकते हो। मतलब लैंड पूरा का पूरा जो है उसमें डिवीजन हो जाता है और उसमें फिर एलिवेशन आ जाता है, डिफरेंस हो जाता है एलिवेशन का, ठीक है।
अब जैसे अगर हम बात करेंगे फोल्ड माउंटेन की, तो हिमालय और अल्प्स जो है वो बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। और उनके रिलीफ जो है, मतलब उनकी पूरी पूरी जो ज़मीन है वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है। रग्ड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, ठीक है। अरावली रेंज है जो इंडिया की, वो बहुत ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और इसमें नॉर्थ अमेरिका का भी नाम है। नॉर्थ अमेरिका में जो अपैलेचेंस और उरल माउंटेन्स है रशिया में, जिसके राउंड फीचर्स है, लो एलिवेशन है, वो भी बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें तो जो वो एरिया जो ज़मीन का निचला हिस्सा है, नीचे वाला एरिया है, उसको जो है बोलते हैं ग्रेबन, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। ये बस एक मतलब वर्टिकल डिवीजन हो जाता है ज़मीन का, और उसके एलिवेशन में डिफरेंस आ जाता है, वो ऊपर नीचे बनने लगती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है राइन वैली और वॉस्गिस माउंटेन जो कि यूरोप में है, ठीक है। अब वॉल्केनिक टाइप्स के माउंटेन क्या होते हैं? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट फुजियामा जापान में, जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, लावा निकलता है। अब अगले पैराग्राफ में माउंटेन्स के फ़ायदे के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं वाटर के इस्तेमाल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, ठीक है। फ्लोरा और फाना को बहुत फ़ायदा होता है, कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, ठीक है। कभी कभार जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वो एक बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। रिवर राफ्टिंग, अलग अलग तरीके के जो है स्पोर्ट्स उसमें किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है प्लेट्यू। प्लेट्यू को हिंदी में पठार बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब बस एक फ्लैट लैंड होता है जो अपनी नॉर्मल ज़मीन से जो है बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू एक बहुत ही पुराना प्लेट्यू है जो कि इंडिया में है, ठीक है। और भी अलग अलग एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया में, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न प्लेट्यू है, वो भी बाकी सारे एग्जांपल्स हैं। तिब्बत प्लेट्यू वो बहुत हाईएस्ट है, वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में, जो कि जिसकी हाइट है 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में, ठीक है। प्लेट्यूज़ में ना कई सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो जो हुंड्रू वाटरफॉल है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, वो सुवर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और जॉग फॉल्स है कर्नाटका में। ये भी सारे एग्जांपल्स हैं वाटरफॉल के, ठीक है। अगली हेडिंग है प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ लैंड है, ठीक है। ये रिवर्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन, डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। अच्छा, जब पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी वजह से जो है, जो ज़मीन है उसकी सतह बराबर आने लगती है, बराबर बैठने लगती है, जिसकी वजह से प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल होती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए बहुत आसान होती है, और इसमें कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत सही है, बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अगली हेडिंग पे आते हैं, वो है लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। इसमें बस यही, इसमें देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई है, इसमें बस ये दिया है कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स में जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल जाता है। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो एक अलग तरीके से रहते हैं, प्लेन्स में जो लोग रहते हैं वो एक अलग तरीके से रहते हैं। तो बस इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, आवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर पे आते हैं आवर कंट्री इंडिया में, जिसमें बोला है कि इंडिया जो है नॉर्थ में हिमालय से, ठीक है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी से, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 3200 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2900 किलोमीटर का। बगल में तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो पेनिनसुला होता है वो एक लैंड होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे हम लोग वो बोलते हैं ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडिया के इस हिस्से को, जो निचला हिस्सा है, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलने का यही रीज़न है, क्योंकि पेनिनसुला, क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, और प्लेट्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बुक में आते हैं वापस से। तो इसमें जो पहली हेडिंग है वो है लोकेशनल सेटिंग्स, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के लगभग लगभग एकदम बीच से होकर के गुजरता है, ठीक है। जो नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है इंडिया का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट का जो इंडिया का एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है।
और इंडिया जो है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, तो मैं बता दूं भैया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा सा जो है भाई साहब वो बना हुआ है। 2 घंटे लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है आपका जो दोनों आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में तकरीबन 2 घंटे का डिफरेंस है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला हेडिंग है इंडिया के नेबर। 7 कंट्री हैं जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें कि आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। बस, ठीक है, और बाकी सब तो भाई कुछ है नहीं। और श्रीलंका जो है वो पाक स्टेट के से जो है इंडिया से अलग है, बहुत पतली थिन लैंड एरिया। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, अब अगला हेडिंग यही है, देखते हैं इसको। स्टेट्स देखो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, याद रखना ये काफ़ी इस बीच ये काफ़ी बार बदला गया है। ठीक है, अगला हेडिंग है फिजिकल डिवीजन, ये बढ़िया है। इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले इसमें नाम आता है हिमालय का, क्योंकि ये नॉर्थ में है, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, जो उसके ठीक नीचे है, हिमाद्री के ठीक नीचे। बहुत सारे कई पॉपुलर हिल स्टेशन इसमें हैं। मिडिल हिमालय के नीचे आता है शिवालिक। ठीक है, अब इसके बाद नॉर्दर्न शिवालिक। ठीक है, अब इसके बाद आता है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, नॉर्दर्न मतलब प्लेन्स के बारे में। अब नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स की बात करें तो ये लेवल है, फ्लैट है। ठीक है, एकदम चपटा, एकदम सपाट ज़मीन है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर एलुवियल डिपॉजिट है, जो कि इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो है यहाँ लाए गए हैं। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, जो कि ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, और अरावली हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट साइड में है वो इसको घेर के रखती है, जो कि बहुत ही कई पुराने रेंजेस में से एक है। ठीक है, विंध्यास और सतपुरास आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी जो है रिवर वो इनके बीच से होकर के गुजरती है। ठीक, और ये नर्मदा और तापी जो रिवर्स है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि वो अरेबियन सी में जा कर के मिल जाती है। अब वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्ट की बाउंड्री है और ईस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्ट की बाउंड्री है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जो है और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है, यानी कि नदी का किनारा है। और जो वेस्टर्न यानी कि वेस्ट का जो कोस्टल प्लेन्स है वो ईस्ट के मुकाबले बहुत पतला है। उसके बाद बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा और कावेरी नदी आती है, जो बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 8, इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ मतलब पढ़ लो, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं फिर। तो देखो यार, चैप्टर की स्टार्टिंग में इंडिया के मौसम के बारे में बताया है, जिसमें यह कहा है कि इंडिया में मेजर जो मौसम है वो है पहला कोल्ड वेदर, जो कि दिसंबर से फरवरी तक है। हॉट वेदर मार्च से मई तक है। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न यानी रेनी सीज़न, जो कि है जून टू सितंबर। और सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी कि ऑटम, जो कि है अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, अब कोल्ड वेदर में ये बोला है कि जो सन रेज है वो डायरेक्ट फॉल नहीं करती इंडिया के रीजन में, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम रहता है। फिर हॉट वेदर में ये बोला है कि जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और लू चलती है। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में बताया है कि इसमें जो है रेनी सीज़न रहता है। इसमें यह होता है कि इंडियन ओशियन से जो है हवाएं चलती हैं। होता यह है कि जब गर्मी के मौसम में, मार्च से मई के मौसम में, इंडिया के ऊपर जो है एयर प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ गर्मी रहती है वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब विंड के बारे में, हवा के बारे में इतना जान लो कि हवा का जो मूवमेंट होता है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक होता है। तो जब गर्मी के मौसम में यहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है तो यहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं आती हैं इंडियन ओशन से। जब हवाएं इंडियन ओशन से आती हैं तो वो माउंटेन से टकराती है, हिमालय से टकराती है। और हिमालय से टकराने की वजह से जब हिमालय से टकराती हैं तो वो उसका एल्टीट्यूड बढ़ जाता है। उसका एल्टीट्यूड का मतलब हवाएं फिर और ऊपर बढ़ने लगती हैं आसमान में। जब ऊपर बढ़ने लगती है तो टेम्परेचर वहाँ पर ऊपर जाते ही उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से वो पानी की बूंद बन जाती है और उसकी वजह से बारिश होने लगती है। और फिर उसके बाद सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी कि ऑटम। ऑटम जो है
इस ऑटम में जो है जो हवाएं चल रही होती है वो वापस से बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोला गया है। ठीक है, इस वक्त जो है आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। इंडिया के क्लाइमेट को ब्रॉडली जो है मॉनसून टाइप बोला गया है। अब देखो, क्लाइमेट की बात करें तो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ की वजह से बदलता है। ठीक है, अफेक्ट होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी और कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा सर्दी, कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कहा गया है कि जैसलमेर को इंडिया का सबसे हॉट सिटी कहा गया है, ड्राइस्ट सिटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बहुत कम जो है बारिश होती है, और इसको गोल्डन सिटी भी बोलते हैं। अब जैसे बुक में दिया है कि जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान के डेजर्ट में है वो बहुत गर्म होता है, जबकि द्रास और कारगिल जो लद्दाख में है वो बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, अब कोस्टल प्लेसेस जैसे कि नदी के किनारे वाले शहर जैसे मुंबई या कोलकाता, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना गर्म होते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। और मेघालय में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है मौसिन राम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं जो कि है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान की मदद के बिना कहीं पर अगर पेड़ पौधे उग रहे हैं तो उसको नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। ठीक है, अब अलग अलग जगह का अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन होता है, उसके हिसाब मतलब जगह के हिसाब से, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, जिस हिसाब से सन रेज पहुंच रही है, उस हिसाब से अलग अलग जगह का अलग अलग पत्ते अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग में बोला है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। अब भाई ये तो सिंपल सी चीज़ है यार, ऑक्सीजन के लिए नेसेसरी है। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, फर्नीचर के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, ये सारी कारणों से फॉरेस्ट ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हेडिंग है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब, वाइल्ड लाइफ जैसे जो हमारा फॉरेस्ट है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ कहने का मतलब जानवर, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब जैसे टाइगर हमारे नेशनल एनिमल है। ठीक है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट है जहाँ पर एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस भी पाए जाते हैं आसाम के फॉरेस्ट में। ठीक है, और एलिफेंट्स जो है केरल और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुमसे पूछ सकता है कि कोई किसी एनिमल को लेकर के कि ये कहाँ पाया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो इसको कायदे से याद कर लेना, कायदे से पढ़ लेना। जैसे कैमल्स और वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स ये पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। इंडिया में बर्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है, जैसे पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, और बाकी जो कॉमन बर्ड्स है वो पैरट्स है, पिजन है, मैना है, गीज़ है, बुलबुल है, डक्स हैं। ठीक है, बर्ड सेंचुरीज़ बनाई गई हैं ताकि हम बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट दे सकें कि जहाँ पर वो रह सकें। ठीक है, इंडिया में स्नेक्स भी पाए जाते हैं जैसे कोबरास हैं, क्रेट्स हैं। अब इन सब के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह सेटअप किए गए हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट स्टार्ट करती है ताकि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था और ये किताब ख़त्म हो गई है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बताना कि मैं क्लास 7th की वीडियो बनाऊँ या नहीं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लीजिएगा, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोज़ में तो ये भी बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।